नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस देखेंगे जो कि लगभग 85 प्लस हैं। आपको पता है इलाहाबाद एलएलएम का एंट्रेंस होने वाला है जिसमें कि केस लॉ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलाहाबाद का जो एंट्रेंस होता है एलएलएम का उसमें केस लॉ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके लिए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का केस इंपॉर्टेंट है ही, साथ में कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि संविधान पूछा जाता है उसके लिए ये सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे लॉ ऑफिसर का एग्जाम हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उन सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से इसको देखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा हम फैक्ट पे फोकस नहीं करेंगे कि केस का फैक्ट क्या था, हम सिर्फ केस देखेंगे और उसका जजमेंट देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए बस हम वो देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं, इससे संबंधित केस देखेंगे। तो फर्स्ट केस है एस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या बोला गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक है। अब संघात्मक का क्या मतलब होता है? संघात्मक का मतलब होता है कि जो हमारे जो संविधान में दिया हुआ है, जो उसमें पावर जो है वो एक जगह पे नहीं है, पावर जो है वो बटा हुआ है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट चलता है। आपको पता है हमारा जो देश है इसमें जो गवर्नमेंट है वो दो स्तर पर है, ठीक है। अब तो तीन स्तर पर हो गए, पहले दो स्तर पर थे, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, और दोनों स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? सेपरेशन ऑफ पावर दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जैसे कि दिया हुआ है कि विधि बना, कौन कौन से विषय पर कौन विधि बनाएगा, ठीक है। तो जो है जो शेड्यूल है, शेड्यूल 7, उसमें दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है कि स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कि किस विषय पर कौन जो है लॉ बना सकता है। तो ये क्या हो गया? ये भी एक सेपरेशन ऑफ पावर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस केस में बोला गया कि जो भारतीय संविधान है वो संघात्मक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997। इस केस में क्या बोला गया? जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक पुनरावलोकन का जो है वो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, और अगर कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसको संशोधन के द्वारा हम खत्म नहीं कर सकते। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जुडिशियल रिव्यू एक तो होता है कि कोर्ट जो है अपने केसेस का जुडिशियल रिव्यू करता है, उसकी बात यहाँ नहीं की गई है। यहाँ पे इसकी बात की गई है कि जब भी जो विधानमंडल है वो जब भी कोई कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास क्या पावर होती है? तो पावर होती है कि वो क्या करती है, वो ये चेक कर सकती है कि क्या ये कानून, ये जो प्रक्रिया अपनाया गया है इसमें ये सही है कि नहीं है। अगर वो सही नहीं होती है तो उसको क्या कर सकती है, वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको भी संविधान संशोधन के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1963। इसमें क्या बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ट्रूली फेडरल एंड स्टेट्स आर नॉट सॉवरेन। इसमें बोला गया संविधान वास्तव में संघीय नहीं है और राज्य संप्रभु नहीं है। इसमें क्या बोल दिया गया कि संविधान में जो है ये वास्तव में संघीय नहीं है। इसमें बोल दिया गया कि ये जो है वो एकात्मकता को दर्शाता है, ये जो है सेंटर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है। इसमें ये बोला गया, और ये भी बोला गया कि राज्य जो है संप्रभु नहीं है। संप्रभु क्या मतलब होता है कि हमारा जो राज्य है वो अपनी निर्णय खुद लेने में सक्षम है, कोई बाहरी हस्तक्षेप उसमें नहीं है। तो इस केस में ये बोल दिया गया कि संविधान वास्तव में संघीय नहीं है और राज्य संप्रभु नहीं है। नेक्स्ट है जिलू भाई नान भाई कचार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 1995। इस केस में क्या बोला गया? आर्टिकल 300A इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 300A संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। आप सबको पता है कि हमारे संविधान में पहले मौलिक अधिकार में एक और मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको बाद में संविधान संशोधन करके उसको मौलिक अधिकार से उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, उसको कर दिया गया आर्टिकल 300A में। और अब जब वो मूल अधिकार नहीं रह गया तो वो मूल संरचना का हिस्सा भी नहीं है। अब हम देखेंगे प्रस्तावना। पहला है इन रिबेरी यूनियन केस AIR 1960। इस केस में क्या बोला गया? प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। इस केस में पहले ये बोला गया था इन रिबेरी यूनियन केस में।
इसके बाद ठीक है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1965। इस केस में क्या बोला गया, प्रियम्बल सम एंड सबस्टेंस ऑफ द फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला गया कि यह संविधान की प्रस्तावना है जो यह बताती है कि संविधान किन मूल्यों और उद्देश्यों पर आधारित है। ठीक है, इस केस में बोला गया कि प्रस्तावना मतलब वो है कि जो हमें पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का सार बता देती है कि इसका मूल्य क्या हो गया, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसके बाद एक केस है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994। देखिए, इसके पहले भी एक केस था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, अभी इसके आगे हम देखेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ही आया था। तो इसमें क्या बोला गया, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। इसमें बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। अब जो केस था SR बोम्मई, उससे भी पहले एक और केस आया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973। इसमें क्या बोला गया, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। इस केस में जो बोला गया वही बात को SR बोम्मई केस में दोहराया गया था। अब हम देखेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता, इससे संबंधित केस। फर्स्ट केस है प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1984। इसमें क्या बोला गया, आर्टिकल 5 रिकॉग्नाइज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 5 जो है वो भारत में अधिवास को मान्यता देती है। ठीक है, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है वो नागरिकता से संबंधित है। तो उसमें जो आर्टिकल 5 है वो अधिवास को मान्यता देती है, वो बताती है कि कब कोई व्यक्ति नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, तो वो बताता है अधिवास के बारे में। सेकेंड केस है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर AIR 1963। इस केस में क्या बोला गया, कंपनी इज नॉट सिटीजन कैन नॉट क्लेम फंडामेंटल राइट्स विच इज कन्फर्ड अपॉन इट्स सिटीजन। तो इसमें बोल दिया कि कंपनी जो है वो नागरिक नहीं होती। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए है, वो जो है किसी निगम या कोई भी कॉर्पोरेशन है उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो कंपनी जो होती है वो नागरिक नहीं होती है, इसलिए वो मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती जो केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो जो नागरिक हैं वो सिर्फ नेचुरल पर्सन होंगे। नेक्स्ट केस है RC कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं बैंक नेशनलाइजेशन केस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, AIR 1970। अब इस केस का थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि इसको बैंक नेशनलाइजेशन केस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि जो सरकार है उसने क्या किया था कि 11 जो बड़े निजी बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया था। ठीक है, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो इन बैंकों में जो मालिक थे और उनके जो शेयर धारक थे वो प्रभावित हुए। उन्होंने क्या बोला, देखिए जब ये केस आया था 1970, इस टाइम जो है जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था। ठीक है, उन्होंने बोला कि उनका जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का जो क्लॉज F है जो संपत्ति के अधिकार की बात करता है, ठीक है, उसका उल्लंघन हो रहा है क्योंकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है, वो एक मौलिक अधिकार है। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला स्टेट एक्शन इम्पेयर्स द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड एज वेल एज दैट ऑफ कंपनी द शेयर होल्डर्स विल बी इंटाइटेड टू प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19। इसने बोला कि राज्य की कार्यवाही से शेयर धारकों और कंपनी दोनों के अधिकारों का हनन होता है। शेयर धारकों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होगा। और इन्होंने मतलब कोर्ट ने क्या किया कि जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रहण का सिद्धांत। अब हम इसके केस देखेंगे, उससे पहले हम ये समझेंगे कि जो ग्रहण का सिद्धांत होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये होता क्या है। अब देखिए, जब आप संविधान पढ़ेंगे, जब उसमें आर्टिकल 13 पढ़ेंगे आप, तो उसमें जब आप क्लॉज 1 पढ़ेंगे, 13 का क्लॉज 1, तो उसमें बात निकल कर आती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की। अब ये क्या होता है, जब जैसे संविधान हमारा लागू हुआ उसके पहले भी तो ऐसी बहुत सी विधियां थी जो कि लागू थी। अब क्या हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो बहुत सी ऐसी विधियां उस टाइम की थी जो संविधान के अनुरूप नहीं थी, संविधान से असंगत थी, उसके मौलिक अधिकारों से असंगत थी। तो क्या हुआ कि उनपे ग्रहण लग गया एक तरीके से कि वो जो है कि अभी कुछ समय के लिए वो रुक गई। हो सकता है कि कभी फ्यूचर में संशोधन हो कोई तो जो मौलिक अधिकारों के अनुरूप हो जाए, वो अगर वो मौलिक अधिकारों के अनुरूप हो जाती वो फिर से जीवित हो जाती। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में ये बोला गया कि कुछ ऐसी विधियां जो संविधान के पूर्व बनी हैं, अगर वो जो है कि अगर संविधान के जो
प्रावधान है उससे असंगत है तो वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, बस बल्कि उन पर क्या होता है, एक ग्रहण लग जाता है। और जब भी ऐसा संशोधन फिर संविधान में होता है जिससे वो संग उससे मतलब कि उससे मिलने लगती हैं, तो वो विधियां पुनः जीवित हो जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो इस पर एक केस है, भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ग्रहण का जो सिद्धांत है वो इसी केस से पहली बार आया था। सेकंड केस, सगीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1954। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज ओनली एप्लीकेबल टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। यह सिद्धांत केवल पूर्व कानूनों पर ही लागू होता है। इस केस में बताया गया कि ऐसे कानून जो संविधान बनाने से पहले के कौन कानून थे, सिर्फ उन पर ही ग्रहण का सिद्धांत लगेगा। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला गया, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स नॉट वाइड अब एन फॉर ऑल पर्पसेस। देखिए पहले ये बोला गया था कि जो जो मतलब कि जो संविधान बनाने के पहले जो विधियां बनी हुई हैं वो जो होंगे कि उन पर ही ग्रहण का सिद्धांत लगेगा। बाकी अगर संविधान बन रहा है हमारा और उसके बाद अगर कोई नई विधि बन रही है जो कि संविधान से अनुरूप नहीं है, तो वो क्या होगा, वो वाइड अब एनिसियो हो जाएगा, मतलब जैसे ही वो बना तुरंत वो वाइड हो जाएगा, ऐसा बोला गया। लेकिन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स के केस में क्या बोला गया कि संविधान के लागू होने के बाद बनाए गए ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं, वो हर दृष्टिकोण से शुरू से ही शून्य नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इसमें यही बोला गया था। नेक्स्ट केस है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1957। अब ये केस क्या, इससे क्या निकल कर आता है, एक दूसरा सिद्धांत है। जैसे मैंने बताया था कि एक था सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, वैसे ही आर्टिकल जो 13 है उसमें और भी डॉक्ट्रिन है। उसमें एक डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी, जिसको बोलते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब ये क्या होता है, अब ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई कानून बना है, ठीक है, और उसका कुछ हिस्सा क्या है कि वो संविधान से मेल खा रहा है, कुछ हिस्सा संविधान से अनुरूप नहीं है, तो क्या जरूरी है कि हम पूरा संविधान हटा दें, सॉरी क्या जरूरी है कि हम पूरा उसको एक्ट को ही असंवैधानिक घोषित कर दें। आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपकी किसी अंगुली में चोट लगी है, ठीक है, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि डॉक्टर बोल दें कि चलो इसको काट के निकालना है, ठीक है, तो क्या आप पूरा अपना हाथ काट के निकाल देंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ उतना पार्ट जितने में इन्फेक्शन है उतना पार्ट आप काट के निकाल देंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर कोई भी एक्ट जो है वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसका जितना पार्ट वो संविधान के अनुरूप नहीं उतना हम काट के हटा देंगे, अगर उससे एक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो, और बाकी जो एक्ट है वो वैसे का वैसा बना रहेगा। तो ये सिद्धांत आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी से। तो अब आप देखेंगे कि RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या बोला गया। इसमें बोला गया व्हेन आफ्टर रिमूविंग द इनवैलिड पोर्शन व्हाट रिमेन्स इज अ कंप्लीट कोड देन देयर इज नो नेसेसिटी टू डिक्लेयर द होल एक्ट वाइड। इसमें बोला गया जब अवैध भाग को हटाने से बाद जो हिस्सा बचता है वो पूर्ण है और प्रभावी कानून बना रहता है, तो पूरे अधिनियम को शून्य घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेकंड केस है किहोतो होलोहन वर्सेस जाचिलू, AIR 1993। आप ये एग्जांपल मान सकते हैं इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी का, क्योंकि इस केस में क्या हुआ था कि जो 10th शेड्यूल है उसका जो 10th शेड्यूल जो है उसका जो पैरा 7 है, ठीक है, ये क्या हुआ था, इसको हटा दिया गया था और बाकी वो जो पूरा उसका पार्ट है वो क्या था, वो वैध था। ठीक है, 10वीं अनुसूची से पैरा 7 को हटाने पर भी शेष हिस्सा वैध था और संविधान सम्मत बना था, तो उसको पूरा जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया गया, सिर्फ उसका जो पैरा 7 था वो हटा दिया गया। जो शेड्यूल 10 है ये बात करता है दल बदल विरोधी कानून की, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉज की बात करता है ये। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, राज्य की संकल्पना के बारे में हम अब देखेंगे प्रावधान। ठीक है, आर्टिकल 12 में जो है वो राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। पहला केस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, AIR 1967। इसमें क्या बोला गया, अदर अथॉरिटीज। देखिए जब आप आर्टिकल 12 देखेंगे तो उसमें जो है राज्य की परिभाषा में क्या दिया हुआ है कि राज्य की परिभाषा में क्या आएगा, संसद आएगा, हमारी जो है वो सरकारें आएंगी, भारत सरकार जो आएंगी, केंद्र सरकार, उसके बाद जो राज्य का विधानमंडल है और जो राज्य की सरकारें हैं वो आएंगी, उसके बाद स्थानीय सरकारें आएंगी और अन्य प्राधिकारी आएंगे। तो सब चीज तो आप समझ रहे हो, संसद क्या है, सरकारें क्या है, विधानमंडल क्या है, सारी चीज समझ में आ रही है। स्थानीय सरकारें भी आपको समझ आ रही है, जो म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, जो पंचायत हो गई, ये हो गई। लेकिन जो अदर अथॉरिटी
अथॉरिटी है, इसकी संकल्पना कहीं भी संविधान में सीधे तौर पर लिखी नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है समय समय पर जब भी जो है केस उनके सामने गया हुआ है, तो उसने खुद क्लेरिफाई किया है कि क्या चीज राज्य के अंतर्गत आएगा, क्या राज्य में नहीं आएगा। तो उसी में केस आया अदर अथॉरिटीज के बारे में, उसमें बताया गया है अदर अथॉरिटीज इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट ऑन whom the power is conferred by law। इसमें क्या बोला गया, अन्य प्राधिकरण में वे सभी प्राधिकरण शामिल हैं जिन्हें संविधान या किसी कानून द्वारा बनाया गया है और जिन पर कानून के तहत कुछ शक्तियां निहित की गई हैं। तो ठीक है, इसमें बोला गया कि अगर कोई भी जो ऐसा प्राधिकरण है जो संविधान के द्वारा बनाया गया है, किसी लॉ के तहत बनाया गया है, तो वो क्या होगा, वो राज्य में शामिल होंगी। अगर वो भी आपकी किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हैं तो उनको भी अधिकार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि राज्य जो है आपके फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन हो रहा है, अगर वो राज्य जो है वो करती है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है आपको मौलिक अधिकार। तो इसीलिए अगर अन्य प्राधिकरण में वो चीजें हैं जो कि किसी लॉ द्वारा बनाई गई हैं, अगर वो भी आपके मौलिक अधिकार को उल्लंघन करती हैं तो इसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद है रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2015। ठीक है, अब इसमें क्या मुद्दा निकल करके सामने आया कि क्या जो न्यायालय है क्या वो भी राज्य में आएगा कि नहीं आएगा, उसको हम राज्य माने कि नहीं माने। तो इसमें क्या बोला गया कि कोर्ट्स वाइल एक्टिंग ऑन जुडिशियल साइड आर नॉट स्टेट बट दे मे अट्रैक्ट द ट्रैपिंग्स ऑफ स्टेट व्हेन दे एक्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। जब न्यायालय न्यायिक कार्य कर रहे होते हैं तब वे राज्य में नहीं आते, लेकिन जब वो प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं तब उन पर राज्य के दायित्व लागू होते हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि देखिए, जब वो न्यायिक कार्य कर रहे हैं, अगर तो ऐसे अगर वो न्यायिक कार्य करें और उनको राज्य माने जाए तब तो वो किसी को पनिशमेंट ही ना कर पाए, किसी को कोई ऑर्डर ही ना कर पाए। तो इसलिए जब तक जो न्यायालय है अगर वो न्यायिक कार्य कर रही है तब तक के लिए वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा, लेकिन जब वो प्रशासनिक कार्य कर रहा है तब वो राज्य की दायित्व उस पर लागू होंगे। उसके बाद एक केस है अजय हास्य वर्सेस खालिद मुजीब AIR 1981। इसमें क्या बोला गया, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट एंड हेंस स्टेट। इसमें क्या बोला, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम जो है इसके तहत कोई पंजीकृत अगर कोई संस्था है यदि राज्य की एजेंसी या उपकरण के रूप में कार्य करती है तो वह राज्य मानी जाएगी। इसमें बोला गया सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में, ठीक है, जो भी चीजें रजिस्टर हैं वो राज्य में मानी जाएंगी। जिज्ञा यादव वर्सेस CBSE 2021। इसमें क्या बोला गया, CBSE इज ए स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। इसमें क्या बोला गया कि CBSE जो है वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट केस है पूसन मजूमदार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। इसमें क्या बोला गया, इंडिया एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS जो है वो स्टेट है। इसमें क्या बोला गया, भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ ICAS है जो वो भी एक राज्य है। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों से संबंधित केस देखेंगे अब हम। फर्स्ट केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इसमें क्या बोला गया, फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यूज चेरिस्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला गया, मूलभूत अधिकार जो हैं वो भारतवासियों के द्वारा मान्य और प्रिय किए गए आधारभूत सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2007। इस केस में बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन हैज कंफर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गिवन देम प्रोटेक्शन। इसमें क्या बोला गया कि संविधान जो है वो मूल अधिकारों की उन्होंने पुष्टि की है और उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, संरक्षण प्रदान किया गया है। इस केस में यही बोला गया कि जो मूल अधिकार हैं वो तो हमारे पास वैसे भी उपलब्ध हैं, चाहे वो किसी कानून में लिखे होते या नहीं लिखे होते, लेकिन संविधान क्या करता है, उन अधिकारों की पुष्टि करता है और उनको संरक्षण प्रदान करता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ किसी लॉ में नहीं है तो उसको संरक्षण हमें कैसे मिलेगा, किस आधार पर हम उसको जो है अपना इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो संविधान जो है वो संरक्षक है। बसेसर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर AIR 1959। इस केस में क्या बोला गया, पर्सन कैन नॉट वेव हिज फंडामेंटल राइट। कोई व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकारों को त्याग नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मैं अपने फंडामेंटल राइट का त्याग कर दूं तो वो त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, ये राज्य की भलाई के लिए भी दिया है, राज्य का कर्तव्य भी है। तो आप तो अपने अधिकारों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन कर्तव्य तो राज्य को निभाना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए पर्सन जो है वो अपने फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं कर सकता। नेक्स्ट केस है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। इस केस में क्या बोला गया, अ डिसीजन विच कर्टेल फंडामेंटल राइट्स विदाउट एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन विल बी क्लासिफाइड एज डिसप्रोपोर्शनेट। इसमें क्या बोला गया, कोई भी निर्णय जो उचित
कारण और औचित्य के बिना मौलिक अधिकारों को सीमित करता है, उन्हें अनुपातहीन माना जाएगा। ठीक है, उनको माना जाएगा कि वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, इससे रिलेटेड केस देखेंगे हम। समता का अधिकार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में दिया हुआ है। फर्स्ट केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार AIR 1952। इस केस में क्या बोला गया, एक्सप्रेशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज ए कोरोलरी टू द एक्सप्रेशन इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के समान संरक्षण का जो सिद्धांत है वो कानून के समक्ष समानता का ही एक पूरक है। अब देखिए क्या होता है कि ये लगता है हमको कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है और इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अब समझिए इसको, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये क्या बात करता है, पहले आप ये समझिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ये क्या बात करता है कि सब बराबर होंगे, सब लोग, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या कोई ऑफिसर हो, सब एक जैसा ट्रीट किए जाएंगे, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को भी कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। सेकेंड तरफ ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें क्या बोला जाता है कि समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों कहीं से भी अलग नहीं है, क्योंकि आप देखिए इसमें बोला गया कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, और इसमें क्या बोला गया कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अगर कोई भी असमान लोग हैं उनके साथ भी आप समान व्यवहार कर सकते हो, तो ये भी एक असमानता होगी। ठीक है, इसीलिए कि एक जो समान वर्ग में रहने वाले लोग हैं उनके साथ समानता करने की जरूरत है, ना कि सबके साथ। आप अगर सोचिए कोर्ट ने किसी के ऊपर कोई फाइन इम्पोज किया, अगर कोई करोड़पति आदमी है, कोई एक रिक्शे वाला है, तो क्या दोनों पे हम बराबर फाइन इम्पोज कर सकते हैं? नहीं, वो उनकी हैसियत के हिसाब से इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोटेक्शन देने की जरूरत तो है, लेकिन एक वर्ग में रहने वाले लोगों के लिए उनकी समानता देखनी है आपको। तो इसमें ये बोला गया कि ये दोनों अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा है आर के गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1981। इसमें क्या बोला गया, आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट इट डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसने बोला कि राज्य किसी खास वर्ग के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने वाला कानून नहीं बना सकता, लेकिन एक ऐसा वर्गीकरण कर सकता है जो तर्कसंगत और उद्देश्य पूर्ण हो। आर्टिकल 14 है वो वर्ग को जो है कि क्लासिफाई करने के लिए मना नहीं करता, लेकिन जो वर्गीकरण किया जा रहा है वो रीजनेबल होना चाहिए। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण AIR 1975। इसमें क्या बोला गया, आर्टिकल 14 इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द अमेंडमेंट। इसमें बोला गया जो अनुच्छेद 14 है वो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसे संविधान संशोधन के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट केस है चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951। अब देखिए इस केस में सवाल क्या उठा था कि क्या एक व्यक्ति भी एक वर्ग हो सकता है? क्या हम ऐसा क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये एक व्यक्ति है, हम इसके लिए कोई कानून बना दे, बाकी के लिए नहीं बनाए? तो इस केस में बोला गया ऐसा हो सकता है। तो इस केस में क्या बोला गया, लॉ में बी कॉन्स्टिट्यूशनल इवन टू इट अप्लाइज टू अ सिंगल इंडिविजुअल ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। इसमें बोला गया किसी विशेष परिस्थिति के कारण यदि कोई कानून केवल एक ही व्यक्ति पर लागू होता है तो वह कानून फिर भी संवैधानिक हो सकता है। इसमें क्या हो गया, इसमें कंपनी को एक नागरिक के रूप में बताया गया था। ठीक है, इसमें बोला गया कि ऐसी विधि बनाई जा सकती है जो किसी एक कंपनी के लिए बनाई जाए, बाकी कंपनियों के लिए नहीं बनाई जाए, तो वो एक जो सिंगल कंपनी होगी वो भी क्या होगी, एक वर्ग होगी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला गया, मेंबर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी शुड बी ट्रीटेड एट थर्ड जेंडर। इसमें ये बोला गया जो ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य हैं उनको तीसरे लिंग के रूप में माना जाना चाहिए। अब आर्टिकल 16 से क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि बात करता है अवसर की समता की बात करता है ये। ठीक है, नौकरियों में अवसर की समता की बात करता है आर्टिकल 16। पहले इसमें केस है TMA5 फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 2003। इस केस में बोला गया स्टेट कुड मेक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्राइवेटली रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या बोला गया कि जो राज्य है वो निजी रूप से जो संचालित शैक्षिक संस्थान है और जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें सीटों के लिए आरक्षण नहीं कर सकता। देखिए केस हमेशा वेरी करते रहते हैं, वो हमेशा देखिए कि जैसे जैसे वो टाइम ऐसे बढ़ता जाता है वो बदलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक केस को पढ़ लिया तो वही रहने वाला है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है वो अपने निर्णय बदल देती है, तो हमें हर केस को ध्यान रखना पड़ता है कि किस केस में क्या कहा गया था।
सेकंड केस है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला गया, आर्टिकल जो 16(4)A है एंड आर्टिकल 16(4)B फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 16 एंड डू नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल 16(4)। इसमें क्या बोला गया, अनुच्छेद जो 16(4)A है और 16(4)B है वो अनुच्छेद 16 से ही उत्पन्न होते हैं और अनुच्छेद 16(4) की मूल संरचना को नहीं बदलते। अब जो 16(4)A है उसमें क्या है, वो बोलता है कि प्रमोशन में आरक्षण, रिजर्वेशन देंगे हम प्रमोशन में। और जो 16(4)B है वो बैकलॉग की बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कॉलेज है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर उसमें SC/ST कम्युनिटी के लिए कोई भी सीट रिजर्व की गई थी और अगर वो उस साल नहीं भरी तो उसको हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए उसको हम भर देंगे, उसको नेक्स्ट ईयर में भर दिया जाएगा। ठीक है, ये सिद्धांत होता है बैकलॉग का सिद्धांत, जो कि 16(4)B में दिया गया है। तो ये बोला गया कि अवसर की जो समता है, यानी कि जो बोला गया ना कि हम सबको समान अवसर देंगे सरकारी नौकरियों में, उसका ये वॉलेशन नहीं करता, उसकी मूल संरचना कोई नहीं बदलता। ठीक है, ये बोला गया इसमें। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल इज वैलिड प्रोवाइडेड इट शुड नॉट रिजल्ट ब्रीच ऑफ 50% रूल। कैरी फॉरवर्ड नियम मान्य है जब तक ये 50% सीमा का उल्लंघन ना करें। इसमें जो आरक्षण दिया गया था, बोला गया था जो है आर्टिकल 16 में, उसमें बोला गया कि वो 50% से अगर एक्सीड नहीं करता तब तो वो मान्य होगा, अगर 50% को वो वायलेट कर दे रहा है, 50% से ज़्यादा हो जा रहा है, तब वो मान्य नहीं होगा। आर्टिकल 16(4)B में कैरी फॉरवर्ड रूल है, जैसे कि मैंने बताया बैकलॉग थ्योरी, वही जो है कैरी फॉरवर्ड रूल होता है। तो उसमें बोला गया कि वो वैलिड है तब तक जब तक कि वो 50% सीमा का उल्लंघन नहीं करता। हो सकता है कि इस बार जो है कि सीटें खाली रह गई, वो अगले साल जो है अगर किसी मतलब कि फिर से SC/ST कम्युनिटी के लिए अगर वो रिजर्व कर दी गई फिर से वो सीटें भरने के लिए, तो हो सकता है कि वो 50% जो आरक्षण है उसकी सीमा को पार कर जाए। तो वो क्या बोल दिया गया कि तब वो जो है वो मान्य नहीं होगा, वो तभी मान्य होगा जब 50% सीमा का उल्लंघन ना करे। ये इस केस में बोला गया था, लेकिन ये इस केस तक सीमित नहीं रहा, बाद में इसको बदल दिया गया। फिर आया केस जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप EWS केस के इस नाम से भी जान सकते हो, क्योंकि EWS का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी केस से आया था। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, ठीक है, 103rd अमेंडमेंट जो है एंड EWS रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। इसमें बोला गया कि जो एक द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने जो 103वां संविधान संशोधन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण किया गया, उसको बोला कि वो संवैधानिक रूप से वैध है। ठीक है, और ये भी बोला कि ब्रीच ऑफ 50% सीलिंग फॉर रिजर्वेशन डज नॉट रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ एनी इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी बोला गया कि आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन करना संविधान की किसी आवश्यक विशेषता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसमें ये बोले जो इंदिरा साहनी के केस में बोला गया था उसको यहाँ पे उलट दिया गया और ये बोला गया कि 50% की सीमा भी जो वो पार कर सकती है रिजर्वेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 17 और 18 से रिलेटेड क्वेश्चन। आर्टिकल 17 जो है वो बात करता है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, यानी छुआछूत की अंत की बात करता है, और 18 बात करता है उपाधियों का अंत, मतलब किसी को कोई टाइटल प्रदान नहीं किया जाएगा, इसकी बात करता है। तो इसमें पहला केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट। इसको एशियाड प्रोजेक्ट वर्कर केस के भी नाम से जाना जाता है। इसमें बोला गया राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो। अनुच्छेद 17 के तहत जो अधिकार है वो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होते हैं। आप देखेंगे जो जितने फंडामेंटल राइट है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमें राज्य के विरुद्ध फंडामेंटल राइट प्राप्त है। लेकिन जो आर्टिकल 17 है जो छुआछूत की प्रोविजन की बात करता है कि कोई भी किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के प्रति भी लागू होता है कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसका सेकंड केस है एक बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बोला जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं वुड नॉट अमाउंट टू टाइटल विद इन आर्टिकल 18। इस केस में बोला गया कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइटल का प्रोविजन क्या क्या आर्टिकल 18 में, तो इसलिए इसमें ये बोला गया कि जो नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं वो कोई टाइटल नहीं है, वो सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अब हम आ जाएंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार पर। फर्स्ट केस है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985। इसमें क्या बोला गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई। फ्रीडम ऑफ प्रेस मींस फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम अथॉरिटी। इसमें बोला गया प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी भी सरकारी या अन्य प्राधिकरण की दखल अंदाजी से आज़ादी, मतलब कोई भी उसमें दखल अंदाजी नहीं करे, तब मानी जाएगी वो प्रेस की स्वतंत्रता।
सेकंड केस है सोदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी AIR 1989। इसमें बोला गया हॉकर्स हैव फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन ट्रेड ऑन पेमेंट ऑफ रोड्स। इसमें बोला गया ठेले वाले या जो फेरी वाले होते हैं जो सड़कों के फुटपाथ पर व्यापार करते हैं उनका भी मौलिक अधिकार है व्यापार करने का। कोद्य डिस्टिलरीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1995। इस केस में क्या बोला गया, अ सिटीजन हैज नो राइट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस इन लिकर्स एज बिवरेज। इसमें क्या बोला गया कि किसी नागरिक को मादक पेय पदार्थ जिनकी जो शराब है उसका व्यापार या व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार तो व्यवसाय करने का है लेकिन कुछ भी नहीं कर देंगे आप। ठीक है, तो जो शराब का व्यापार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। फिर कैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें क्या बोला गया, राइट टू प्रोटेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बोला गया, प्रदर्शन करने का अधिकार जो है वो संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में उसको मान्यता प्राप्त है। अब देखिए जो आर्टिकल 19(1) का क्लॉज बी है, इसमें क्या है कि शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार है हमें, लेकिन प्रोटेस्ट हम करेंगे लेकिन शांतिपूर्वक, बिना किसी आयुध के, बिना किसी हथियार के। ठीक है, क्योंकि हमें अपनी बात रखने का हक है, लेकिन वो हम अपनी रखेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन शांतिपूर्वक करेंगे। ठीक है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। इस केस में क्या बोला गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। ठीक है, एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेम मस्ट बी अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला गया कि इंटरनेट के माध्यम से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब इंटरनेट बोल दिया गया कि मौलिक अधिकार है, उसके माध्यम से जो हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A क्या है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, उसका अभिन्न हिस्सा है और इस पर कोई प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद में लगाया जा रहा है तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया लगाना चाहिए। आर्टिकल जो 19 क्लॉज 2 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 20, इससे संबंधित केस देखेंगे। पहला केस है नंदिनी सतपथी वर्सेस PL डानी AIR 1977। इसमें क्या बोला गया, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज अवेलेबल फ्रॉम द स्टेज ऑफ पुलिस इंट्रोगेशन। देखिए जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, आत्म अभिशंसन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि अपने खिलाफ आप जो है कोई सबूत नहीं देंगे या फिर अपने खिलाफ आप जबरदस्ती आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। इसमें बोला गया आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का संरक्षण पुलिस पूछताछ के चरण से ही उपलब्ध होता है। ठीक है, आपको एक कोर्ट में उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि जब आपको पुलिस जो आपके साथ इंट्रोगेशन करती है तब से ही आपके पास ये आ जाता है। उस केस में बोला गया था जो वो जो है नंदिनी सतपथी वर्सेस PL डानी, उसमें राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वो है चीजें हैं। ठीक है, और ये सेकंड केस है जो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये भी उसी से रिलेटेड है, AIR 2010। इसमें क्या बोला, लाई डिटेक्टर टेस्ट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द एक्यूज। इसमें बोला कि झूठ पकड़ने वाली जो टेस्ट होती है, जो लाई डिटेक्टर होता है, वो तभी की जाएगी जब आरोपी अपनी सहमति दे। ठीक है, वैसे नहीं की जाएगी, क्योंकि किसी को भी अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। उसके बाद एक केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठे कालू AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला गया, सेल्फ इंक्रिमिनेशन ओनली मीन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन पर्सनल नॉलेज of the person and it could not include the process of producing documents or giving finger impression or blood sample। ये ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है इसका मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित जानकारी देना होता है। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब केवल ये होता है कि जो उसकी पर्सनल नॉलेज में है उसको वो नहीं दे सकता। अब अगर आप ये कहिए कि वो अपना ब्लड ना दे, वो मतलब अपने फिंगर की इंप्रेशन ना दे, तो ये क्या होगा, ये इसमें शामिल नहीं है, इसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। अगर ऐसे कोई करेगा तब तो कुछ प्रूफ ही नहीं मिल पाएगा किसी के विरुद्ध। तो ठीक है, तो वो अपना ब्लड सैंपल या फिंगर इंप्रेशन देने से मना नहीं कर सकता, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो है वो नहीं माना जाएगा। अब हम आ जाते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे। ठीक है, आर्टिकल 21 पे, इससे संबंधित केसेस देखेंगे। अब हम पहला केस है AK गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला गया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ डज नॉट मीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
इसमें क्या बोला गया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ यह नहीं है कि प्रक्रिया न्यायसंगत या उचित हो। आपको पता है इंडिया में क्या चलता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसका मतलब ये कतई नहीं है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि इसमें देखिए, पहले दोनों बात समझिए आप। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो होता है, इसमें बस हम ये देखते हैं कि क्या जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए कानून बनाने में, उस प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, इसमें ये बात की गई थी। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है उसमें हम ये तो देखते ही है कि प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं किया गया, हम उसमें साथ में ये भी देखते हैं कि वो जो लॉ है वो न्यायसंगत है, उचित है कि नहीं है, हम उसमें ये भी देखते हैं। तो इस केस में क्या बोल दिया गया कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसका एक कतई मतलब नहीं है कि प्रक्रिया जो है वो न्यायसंगत और उचित हो, बस प्रक्रिया का पालन किया गया हो, बस वो न्यायसंगत है, उचित है, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978। इस केस में क्या बोला गया, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। लॉ मीन्स हैविंग एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। कानून का अर्थ है कि उसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तत्व शामिल होने चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जो है नेचुरल जस्टिस, इसके 3 सिद्धांत हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके मेरी वीडियो भी देख सकते हो, अगर आप 4-5 वीडियो नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पूरा अच्छे से एकदम देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये बात किया गया जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, देखिए जब आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता से सिर्फ जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके अलावा वंचित नहीं किया जा सकता। उसमें वही बात की गई है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये आर्टिकल 21 की भाषा है, ठीक है, वहाँ लिखी हुई है। तो यही बात किया गया जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो न्यायसंगत होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित होनी चाहिए, और वो नेचुरल जो प्राकृतिक सिद्धांत है उनका पालन होना चाहिए उसमें। जस्टिस KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2017। इस केस में क्या बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। जो गोपनीयता का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है। तो ये आपको याद रखनी होती है, जो आर्टिकल जो जस्टिस KS पुत्तास्वामी का केस है ये इसमें आया था राइट टू प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट केस है वही केस है, इसमें कुछ और बात बोली गई थी, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। ये केस जो था ये 2017 का था, इसको बाद में चैलेंज किया गया 2019 में, जस्टिस KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस केस में क्या चैलेंज किया गया कि जो हमें राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, तो आधार कार्ड जो है, जो आधार कार्ड बना हुआ है सबका, वो क्या होता है हमारे राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा कि आधार हेल्ड बी कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, आधार जो है वो संवैधानिक है, वो किसी भी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करता है। नेक्स्ट केस है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। इस केस में क्या बोला गया, ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पिनल कोड इज स्ट्रक डाउन। जो व्यभिचार यानी जो एडल्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको असंवैधानिक घोषित किया, जिसको कि IPC में 497 सेक्शन में दिया हुआ था, और अब जो BNS आया है उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है। नेक्स्ट केस है नौतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। इस केस में क्या बोला गया, सेक्शन 377 IPC का, इसको भी अभी BNS से हटा दिया गया है, मतलब इसको IPC में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, तो अब ये BNS में नहीं है, ठीक है। ये क्या था, ये अननेचुरल ऑफेंस से संबंधित था। तो 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन सो फॉर एज इट क्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअल एक्ट्स बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स। इसमें क्या बोला गया कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 377 है वो इस हद तक असंवैधानिक घोषित, मतलब इसमें पूर्ण रूप से असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया था। इसमें बोला गया था कि अगर दो लोग, अगर वो जो वयस्क हैं, अगर सहमति से मतलब अगर जो है कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो कंसेंसुअल सेक्स है उसको जो है यहाँ पे मान्यता दी गई थी, पूरी तरह से जो आर्टिकल 377 है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया गया था। ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन AIR 1986। इस केस में क्या बोला गया, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लिवलीहुड ऑल्सो। इसमें बोला गया जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी सम्मिलित है। नेक्स्ट केस है सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन AIR 2010। इस केस में क्या बोला गया, राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21। इसमें क्या बोला गया, प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। इसमें ये बोला गया कि महिला जो है वो स्वयं जो है कि वो चूज कर सकती है कि उसको बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, उसको अपना गर्भपात का निर्णय क्या लेना है, तो ये उसका जो है कि अपना व्यक्तिगत अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 21 में।
नेक्स्ट केस है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1989। इस केस में क्या बोला गया, राइट टू हेल्थ के बारे में इसकी बात की गई। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है राइट टू हेल्थ की। इसमें क्या बोला गया, ऑल डॉक्टर्स आर ऑब्लाइज्ड टू एक्सटेंड मेडिकल असिस्टेंस, सभी डॉक्टरों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया है। रामलीला मैदान वर्सेस होम सिक्योरिटी यूनियन ऑफ इंडिया 2012। इस केस में क्या बोला गया, राइट टू स्लीप। राइट टू स्लीप क्या है, वो फंडामेंटल राइट है। नींद का अधिकार जो है वो संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। इस केस में क्या बोला गया कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, जीवन का जो अधिकार है वो मृत्यु का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है, तो इसमें यह बताया गया कि उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट केस है अरुणा रामचंद्र सानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2011। इस केस में क्या हुआ, इन सर्टेन केसेस पैसिव यूथनेसिया इज अलाउड, कुछ मामलों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। अब देखिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है कि मतलब किसी को हम ऐसा मारेंगे नहीं कि किसी को हम मार दें। इसमें क्या बोला गया कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, मान लीजिए वो ऑक्सीजन ले रहा है, उससे वो जीवित है, या फिर कोई भी ऐसा मतलब कुछ दवाइयों से वो जीवित है, तो अगर उसको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, जो ठीक हो ही नहीं सकती, तो अगर वो कोर्ट से परमिशन ले पैसिव यूथनेसिया के लिए कि जो उसका सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा दिया जाए सिर्फ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसको मारेंगे, नेचुरली वो मर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि एक्टिव यूथनेसिया को अलाउड नहीं किया गया है, पैसिव यूथनेसिया को अलाउड किया गया है। ये मतलब क्या कहेंगे, जो जीवन जीने के उपकरण हैं उसको हम बंद कर देंगे, बस नेचुरली वो जो है उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट केस है MH हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बात किया गया राइट टू फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। नेक्स्ट केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बात की गई राइट टू स्पीडी ट्रायल का, त्वरित न्याय का अधिकार का। इसमें केस में क्या था, हुसैन आरा खातून के केस में कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि जेल में बंद थे, उनका ट्रायल चल रहा था, और इसमें क्या हुआ कि अगर उनके ऊपर जो जिस ऑफेंस का ट्रायल चल रहा था, अगर उस ऑफेंस में उनको सजा भी मिलती तो उससे कम की उनको सजा मिलती जितने टाइम से वो जेल में बंद थे। तो इसलिए इसमें एक वो सिद्धांत है राइट टू स्पीडी ट्रायल, मतलब त्वरित न्याय हो। ठीक है, नेक्स्ट केस है प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला गया, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, जो हथकड़ी होती है उसके अगेंस्ट हमको राइट है। अब क्या बोला गया कि यह अधिकार व्यक्तियों को यह सुरक्षा देता है कि उन्हें बिना किसी उचित कारण या न्यायिक अनुमति के हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। मतलब हर परिस्थिति में जरूरी नहीं कि उनको हथकड़ी ही लगा के हर जगह ले जाया जाए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत यह अधिकार भी संरक्षित है। नेक्स्ट केस है दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इस केस में क्या चैलेंज किया गया था कि जो फांसी की सजा दी जाती है फंदे पर लटका करके, क्या वो सही है, क्या वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। तो इस केस में बोला गया हैंगिंग बाय रोप डज नॉट वायलेट आर्टिकल 21, फांसी की सजा को फांसी के फंदे से देना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट केस है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ, जो केसेस ऑफ अरेस्ट हैं और डिटेंशन है, गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला गया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस वुमेन इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका यौन उत्पीड़न पर रोकथाम। और इसी केस के बाद से जो सेक्सुअल हरेसमेंट जो रिड्रेसल वो एक्ट है वो भी आया था। ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस के बाद से। नेक्स्ट केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार इसमें बताया गया। नेक्स्ट केस है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 राइट टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स इज अ फंडामेंटल राइट, सभी स्तरों पर शिक्षा का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें पूछा जाता है कि जो शिक्षा का अधिकार ये किस केस में बताया गया था कि ये मौलिक अधिकार है। तो इसमें दो केस हैं, एक मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है, एक उन्नी कृष्णन का केस है। तो ये दोनों जो केस हैं वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित हैं। देखिए आप भैया उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। इस केस में क्या बोला गया, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट
फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21। शिक्षा का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है। अब तो जो शिक्षा का अधिकार है उसको आर्टिकल 21A में कर दिया गया है। अब आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे संबंधित केस। पहला केस है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982। इस केस में क्या बोला गया, लेस देन मिनिमम वेज ऑल्सो अमाउंट टू फोर्स लेबर। जो मिनिमम वेज है अगर आप उससे कम वेतन भी दे रहे हैं तब भी वो फोर्स लेबर की श्रेणी में आएगा। सेकंड केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला गया, चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी हैजार्डस इंडस्ट्री। 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी खतरनाक उद्योग में रोजगार नहीं दिया जा सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इससे संबंधित केस। पहला केस है SR बोम्मई यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट। जो धर्मनिरपेक्षता है वो संविधान की मूलभूत विशेषता है। उसका ये अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है लेकिन वो सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा, ठीक है, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। तो ये बात हो गई कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। चर्च ऑफ गॉड ऑफ इंडिया वर्सेस KKRC वेलफेयर एसोसिएशन AIR 2000। इस केस में क्या बोला गया, रिलीजियस प्रेयर्स थ्रू लाउड स्पीकर्स आर नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी रिलीजन। इसमें बोला गया जो लाउड स्पीकर के माध्यम से की जाती है वो किसी भी धर्म का आवश्यक हिस्सा नहीं है। अब हम आ जाएंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, उससे संबंधित केस। पहला केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट इज अ प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। दूसरा केस रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या बोला गया, कोर्ट विल अलाउ क्यूरेटिव पिटिशन टू सीक सेकंड रिव्यू ऑफ द फाइनल ऑर्डर। कोर्ट अंतिम आदेश की दूसरी बार समीक्षा के रूप में क्यूरेटिव पिटिशन यानी उपचारात्मक याचिका को अनुमति देगी। क्यूरेटिव पिटिशन जो है ये आर्टिकल 136 में दिया हुआ है। अब ये क्यों किया जाता है, अब क्या होता है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद आपने रिव्यू पिटिशन डाला, अगर वो भी खारिज हो गया, फिर आपके पास क्या कोई ऑप्शन बच रहा है सुप्रीम कोर्ट से, आप कहाँ जाएंगे आप। तो इसके लिए एक अंतिम विकल्प आता है क्यूरेटिव पिटिशन का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पुराने निर्णयों को जो उसमें गलतियां होती है उसको सुधारने का एक मौका दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये होता है कि ये जो होता है कि ये अंतिम आदेश को दूसरी बार समीक्षा के लिए इसको अनुमति देगी। पहली बार तो रिव्यू हो गया और दूसरी बार क्यूरेटिव पिटिशन हो गया। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या बोला गया, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज इनवॉयलेबल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है जिसमें कि वो रिट जारी कर सकता है, और आर्टिकल 32 में जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है रेमिडीज देता है, उसके अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है वो संविधान की अविभाज्य मूल संरचना का हिस्सा है। मतलब ये भी एक मूल संरचना है, ये भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम आ जाएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP से संबंधित, इसमें हम केस देखेंगे। अब DPSP कहाँ है संविधान में, ये है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। फर्स्ट केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या बोला गया, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल। इस केस में क्या बोला गया, यदि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांत जो है इनके बीच में अगर टकराव उत्पन्न होता है तो मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। सेकंड केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या बोला गया, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी इंटरप्रिटेड एंड अप्लाइड टुगेदर। इसमें बोला गया मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों को एक दूसरे के साथ जोड़कर समझा जा सकता है और लागू किया जा सकता है, क्योंकि दोनों किसी भी बात को कंफ्लिक्ट करने के लिए नहीं आए हैं, दोनों हमेशा बात करते हैं अपलिफ्टमेंट की। अगर दोनों को एक साथ लागू किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। एग्जीक्यूटिव
पावर। ठीक है, अब हम कार्यपालिका से संबंधित जो केस है उसको देखेंगे। पहला केस है यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी एआईआर 1971 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें क्या बोला गया कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह से करते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि कोई भी ऐसा काम वो नहीं करेंगे जिसमें जो है मंत्रिपरिषद की सलाह ना हो। उसका एक और केस है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एआईआर 1974 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या बोला गया व्हेनेवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर इट इज सैटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें बोला गया जब भी संविधान में राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि की आवश्यकता होती है तो इसका तात्पर्य क्या होता है मंत्रिपरिषद की संतुष्टि, क्योंकि कोई भी कार्य जो है राष्ट्रपति हो गए या राज्यपाल हो गए वो बिना मंत्रिपरिषद से पूछे नहीं करते हैं। तो अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि से मतलब है मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। लेजिस्लेचर विधायिका से संबंधित केस। पहला केस है एसपी आनंद वर्सेस एचजी देवगौड़ा एआईआर 1997 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या बोला गया अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री द्वारा 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति, ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसको 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने में अपनी सदस्यता लेनी होती है किसी भी सदन में। अगर नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। इस केस में क्या बोला गया कन्विक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग मेंबरशिप। जो सांसद होते हैं यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमपी होते हैं, अगर ये किसी अपराध में दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें तत्काल संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जुडिशरी न्यायपालिका से संबंधित केस। पहला केस है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1982। इसको फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। जो है जजेस केस के नाम से 3 केस है, जिसको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। तो तीनों अभी हम देख लेंगे। तो फर्स्ट जजेस केस के नाम से कौन सा है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या बोला गया एग्जीक्यूटिव हैज सुपरमेसी इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस। इसमें क्या बोला गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका को प्रधानता प्राप्त थी। इसमें क्या बोला गया कि जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी उसमें कार्यपालिका भी आएगी। तो बाद में ये ठीक नहीं लगा ना कि क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का एक मूलभूत हिस्सा है, अगर उसमें भी आप कार्यपालिका उसमें अगर बीच में आ जा रही है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो इसलिए फिर इसको हटाया गया। उसके बाद दूसरा केस आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इसको सेकंड जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या बोला गया इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द सीजीआई शुड हैव प्राइमेसी। इसमें क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश जो सीजीआई है उनको मुख्य भूमिका दी जानी चाहिए। मतलब कार्यपालिका को मुख्य भूमिका नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि जो सीजीआई है उनको मुख्य भूमिका दी जानी चाहिए। लेकिन ये भी कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ मुख्य न्यायाधीश के बारे में अगर हम सिर्फ सोचे तो ये पक्षपात भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ और चीजें बढ़ा दिए आगे इस कैनुअल केस में। फिर एक केस आया इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एआईआर 1999। इसमें क्या बोला, इसको बोला गया थर्ड जजेस केस। इसमें बोला गया कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द सीजीआई रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श करते हैं तो यह परामर्श केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि एक से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के समूह से करना चाहिए। मतलब कॉलेजियम सिस्टम यहाँ से आया। ठीक है, जो थर्ड जजेस केस है इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, यहाँ से कॉलेजियम का सिस्टम आया कि जो सीजीआई है वो सिर्फ अपना परामर्श नहीं देंगे, अपना व्यक्तिगत परामर्श, बल्कि जो कुछ वरिष्ठ जज होंगे उनकी जो एक समूह होगा उनसे परामर्श लेकर के तब वो परामर्श देंगे। ठीक है, ताकि कोई पक्षपात ना हो। तो यहाँ से जो है कार्यपालिका को जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की जो ट्रांसफर है और जो उनकी नियुक्ति है उससे हटाया गया और कॉलेजियम सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ। इनरी केरला एजुकेशन बिल एआईआर 1958 सुप्रीम कोर्ट। जहाँ पे इनरी इसका मतलब जहाँ पे लिखा है इसका मतलब है इन रेफरेंस। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ने किसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगा था। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने पीछे देखा इनरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, तो उसमें प्रेसिडेंट ने जो है रेफरेंस मांगा था और यहाँ पे भी प्रेसिडेंट से रेफरेंस मांगा था सुप्रीम कोर्ट से। तो इसमें क्या बोला
द कोर्ट नॉट बाउंड टू आंसर ए रेफरेंस मिड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। इसमें बोला गया कि न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति द्वारा दी गई रेफरेंस जो है उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, इस केस में ये बोला गया। और एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रेफरेंस देता भी है तो उसको राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब दोनों ही बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है ना राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2015। इस केस में क्या बोला, डिक्लेयर बोथ जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एज वेल एज द NGAC एक्ट 2014 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। इसमें क्या बोला कि जो 99 संविधान संशोधन है और जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 है, दोनों को ही असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया। 99 संविधान संशोधन से जो है NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी और इसमें बताया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज हैं इनका ट्रांसफर कैसे होगा, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो बाद में ये सही नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया तो इसके साथ ही जो NJAC था उसको भी इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और शून्य घोषित कर दिया। अब इमरजेंसी आपातकाल से संबंधित केस देखेंगे हम। पहला केस है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट। इसको किस केस के नाम से जानता है, हैबियस कार्पस केस के नाम से भी इसको जाना जाता है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण केस। इसमें बोला गया ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी राइट्स अंडर आर्टिकल 21 कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड। इसमें बोला गया आपातकालीन घोषणा के दौरान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। ये अभी केस ऐसे नहीं रहने वाला है, इसको पलट दिया जाता है क्योंकि जो अनुच्छेद 21 है ये निलंबित नहीं होता है। SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इज परमिसिबल इफ द एलिगेशंस ऑफ मैलाफाइड हैव बीन लेवल्ड। इसमें क्या बोला, इससे पहले इसमें चैलेंज किया था कि क्या जो प्रेसिडेंट होते हैं जो वो घोषणा करते हैं आपातकाल की, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस केस में इसको क्लियर कर दिया गया कि अगर राष्ट्रपति का जो घोषणा है अगर वो दुर्भावनापूर्ण है, अगर वो मैलाफाइड है, उसमें आरोप लगाए गए उनके ऊपर, तो न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है, इसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। अब संशोधन अमेंडमेंट से संबंधित केस देखेंगे हम। पहला केस है संगरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951। इसमें क्या बोला गया, पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स इज कंटेन्ड इन आर्टिकल 368। इस केस में बोला गया कि जो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है वो संविधान में संशोधन कर सकती है और मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन इसमें करना शामिल है, मतलब ये पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या कुछ भी हो। दूसरा केस सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1965। इसमें क्या बोला गया कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस अमेंडमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी बोल दिया गया कि संविधान में संशोधन का मतलब है संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन किया जा सकता है। फिर एक केस आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में बोला गया कि संसद के पास ये शक्ति तो है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो संविधान का मूल संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो उसमें संशोधन नहीं कर सकती। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने लगभग 85 प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस देखे जो बहुत ही ज़्यादा लीडिंग केस हैं। मुझे लगता है वीडियो आपको समझ में भी आई होंगी, आपको पसंद भी आई होगी। जैसा भी रहे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, आप मुझे बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, तो जैसा रहे आप मुझे सब कुछ कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।